हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध नए क्वेश्चन बैंक के मॉड्यूल जिसका नाम है मेंटेनिंग एफिशिएंसी यानी कि प्रोडक्टिविटी, उसके हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हम 20 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, आज करेंगे उससे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 21, फिलिंग आउट अ फॉर्म बाय आंसरिंग क्वेश्चंस इज अ पार्ट ऑफ। प्रश्नों के उत्तर देकर एक फॉर्म भरना डैश यानी कि रिक्त स्थान का हिस्सा है। किस चीज़ का हिस्सा है ये? ऑप्शंस देख लेते हैं। अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग में हम किसी फॉर्म को तो भरते हैं, टैली वैली में फॉर्म्स भरते हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, भरते हैं, लेकिन उसमें सवाल नहीं पूछा जाता। हम क्वेश्चन में पूछा गया है सवालों के उत्तर को देते हुए जब हम फॉर्म्स को भरते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्टिंग भी उसको नहीं कहते। एग्ज़ाम्स आपके यहाँ सर एग्ज़ाम्स में तो एक बहुत सारे सवाल आते हैं, उसके हम जवाब देते हैं। एग्ज़ाम सही आंसर होगा, एग्ज़ाम भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका आंसर है अ क्वेश्चनेयर सर्वे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कोई फॉर्म नहीं है। परीक्षा को हम फॉर्म नहीं कहते हैं, वो सवाल और आपके हल आपके इवैल्यूएशन के लिए किए जाते हैं। वो किसी समस्या के समाधान के लिए नहीं, सिर्फ जांचने के लिए किए जाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। जब हम फॉर्म भरवाते हैं, एक सर्वे करते हैं या क्वेश्चनेयर में कोई सवाल पूछते हैं और उसके जवाब को इकट्ठा करते हैं, तब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई सर्वे कर रहे होते हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं। इसका सही उत्तर है अ क्वेश्चनेयर सर्वे। क्वेश्चन नंबर 22, द चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स आर डैश एनी अदर वर्कर। हमें ये बताना है जो वर्कर माइग्रेंट वर्कर उनको कहते हैं जो अपना शहर छोड़ के या अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, उनको हम प्रवासी कारीगर या माइग्रेंट वर्कर्स उनको इंग्लिश में कहते हैं। चाहे आप दूसरे देश चले जाएं या जैसे यूपी और बिहार के बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो काम के सिलसिले में गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, बहुत सारी जगह जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनके काम की ज़रूरत होती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है जो प्रवासी मजदूर होते हैं या प्रवासी कारीगर होते हैं उनके सामने चुनौतियाँ अन्य श्रमिकों के तुलना में ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं। क्या कहा? ऑल ऑफ द अबव लिखा है। उप्स, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है। अच्छा, अरे नाराज़ ना हो यार मैंने ये भी तो कहा था ना कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता साथ लेके चलनी है। वो तो आसान करने के लिए आपको कह दिया था। और वैसे भी यार अगर 50 ऑल ऑफ द अबव के क्वेश्चन आए उनमें से एक क्वेश्चन नहीं ऑल ऑफ द अबव आंसर हुआ तो इतना बुरा तो मेरा हिंट नहीं था ना। वो सिर्फ आपको आसान करने के लिए कहा गया था। ये कभी नहीं कहा कि आँख मीच के आप सवाल दें। ठीक है, चलिए, अरे आजा वापस, आजा भैया आजा। चलो तो देखते हैं उनकी चुनौतियाँ बाकी चुनौतियों से कैसी होती हैं। पहला आंसर है मच मोर देन। ये आंसर सही है, क्योंकि जब हम अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कपड़े कैसे धुलेंगे, बहुत सारी फिर उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, वहाँ की कल्चर अलग हो सकती है, हमारा कोई वहाँ जानने वाला नहीं हो सकता है, हमें घर वालों की याद आएगी, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो हमारी जो प्रवासी भाई होते हैं जो दूसरी जगह जाके काम करते हैं उनके सामने चुनौतियाँ लोकल जो कारीगर होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। सेम एज़, अगला ऑप्शन सही नहीं है। सेम एज़ मतलब बराबर होती हैं। जो अपनी जगह रह के काम करते हैं उनको सहूलियत होती है, उनको एडवांटेज होता है, तो वो बराबर नहीं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज। जो बाहर से काम करने आए हुए हैं उनकी चुनौतियों को महत्वपूर्ण ही मत समझो। ये तो आंसर बिल्कुल गलत है ना। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है दोस्तों। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ज़्यादा मत चिढ़ाओ वरना फिर मैं बदला लेता हूँ चलो ठीक है, चैलेंज स्वीकार किया आपका। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द की रीजंस आइडेंटिफाइड एज अफेक्टिंग माइग्रेंट लेबरर्स मोस्ट इज। सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूरों की सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली प्रमुख कारण में से एक कौन सा है? मतलब जो बाहर से काम करने वाले आए हैं उनके साथ जो सबसे बड़ी उनकी चुनौती होती है, डिफ़िकल्टी होती है, जो उनको प्रभाव डाल रही है उनके ऊपर, वो क्या है? वो है लैक ऑफ लिटरेसी। उस जगह की भाषा वो नहीं बोल पाते हैं, तो वहाँ पर काम करने वाले साथियों के साथ उनकी टीम नहीं बन पाती है क्योंकि उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। अगर आप विदेश चले जाओगे तो और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज या उस देश की लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आप कैसे तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, कैसे तो आप बात करोगे। तो लैक ऑफ लिटरेसी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लिटरेसी मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे ना होना, इसको इस भाव से समझें कि हमारा जो पढ़ने लिखने का ज्ञान है उसमें जो कमी है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानियां आती हैं प्रवासी मज़दूरों को या प्रवासी कारीगरों को या प्रवासी एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, सो ये आंसर सही लग रहा है। बैड हैबिट्स, हाँ, यूपी और बिहार वाले गुटखा बहुत खाते हैं
लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं है जिसकी वजह से उनको वहाँ पर परेशानी हो रही हो। वहाँ मिल जाता है गुटखा भी, खाना नहीं चाहिए वैसे। अगला है लेजीनेस, कि वो बहुत आलसी होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अपनी जगह पे रहकर हम आलसी होते हैं। जिस दिन आप अपनी जगह छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आप दूसरी जगह चले गए ना काम करने और पैसा कमाने, आलस्य को भूल जाओगे आप। ये आंसर बिल्कुल गलत है। आखिरी ऑप्शन है फॉर्मिंग ग्रुप्स। कहाँ ग्रुप बनाते हैं, गुटबाजी कहाँ करते हैं वो, क्योंकि उनकी तादाद कम होती है, लोकल वालों की ज़्यादा होती है, तो सारे इकट्ठे रहते हैं। लेकिन ग्रुप बना के उनका कोई नुकसान होता हो या इस तरह की कोई चुनौती उनके सामने आती हो कि उनको गुट बनाना पड़े, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ अपने काम करते हैं। तो इसका आंसर है लैक ऑफ लिटरेसी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो वहाँ पर मिक्स नहीं हो पाते, उनकी भाषा नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश टू प्रोवाइड वाटर, पावर एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज़ टू द वर्क फोर्स। कार्यबल किसको कहते हैं, जो वहाँ पर काम करने वाले जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन रिसोर्स। कार्यबल को पानी, बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। मतलब जल संसाधन मंत्री को आना पड़ेगा अपने सामने आपके लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाने के लिए, या ऊर्जा मंत्री आएंगे आपके लिए बल्ब टंगाने के लिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है भाई ये। आपके कार्यस्थल पर साफ़ पानी हो, लाइट की व्यवस्था हो, साफ़ सुथरे शौचालय हों, ये मूलभूत सुविधाएं कौन देगा? मैनेजमेंट देगा। ऑप्शन सी सही है। एम्प्लॉयज़ भी नहीं करेंगे, जो वहाँ जॉब कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको तो वो मूलभूत सुविधा चाहिए। कौन देगा? मैनेजमेंट देगा। ना गवर्नमेंट देगी, ना एम्प्लॉयज़ देंगे। और नन ऑफ द अबव तो हमारा आंसर अभी तक सही नहीं पाया गया है। ये तो बात मानोगे ना? चलो 25th, व्हेन वर्कर्स आर माइग्रेटिंग कंपनीज शुड कंडक्ट अ। जब श्रमिक पलायन कर रहे हों, पलायन मतलब जब अपनी जगह छोड़कर आपके यहाँ, आपके प्रदेश में या आपके देश में आ रहे हों, तो कंपनियों का आचरण को क्या आचरण करना चाहिए, मतलब उनको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। करेक्ट है। एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम जहां पर हम उनको बताएं ये हमारा कार्यस्थल है, ये कार्य होता है, आपको ये करना है, आप यहाँ रहेंगे, ये लोगों से आप बात करेंगे, ये आपका सुपरवाइज़र है। इस तरीके का एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम थोड़े दिन तक उनको कहेंगे कि आप ज़रा इस काम को समझने की कोशिश करें। एक इंडक्शन पीरियड होता है। ये आंसर ए सही है और सभी कंपनियां ये करती हैं, करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। शुरुआत में उनको एक इंडक्शन प्रोग्राम दिया जाता है और उसी के अंदर ट्रेनिंग सुरक्षा की भी दी जाती है। ये बात सही है, लेकिन वो एक एनवलप प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आपका कार्य भी बताया जाएगा, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है वो भी बताया जाएगा, उसको कहते हैं इंडक्शन प्रोग्राम। ऑप्शन ए ही सही है। तीसरा ऑप्शन है कल्चरल प्रोग्राम। हाँ, ऑर्केस्ट्रा बजवा दें, पंजाबी गाने चलवा दें। कौन कह रहा है भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा? नेक्स्ट ऑप्शन है एन इनफॉर्मल मीटिंग। कार्यस्थलों पर इनफॉर्मल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है दोस्तों। नीचे के तीनों आंसर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग एम्प्लॉय फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग देम। क्या ऐसी चीज़ है जो कर्मचारी प्रतिक्रिया एकत्र करने और उन्हें समझने में सहायक होती है? वही फॉर्म यार, क्वेश्चनियर सर्वे, वही वाला बात है ये है एम्प्लॉय का सर्वे, एम्प्लॉयर का सर्वे नहीं। जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो जॉब देने वाले होते हैं, उनकी समस्याओं को समझने की बात नहीं हो रही है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया जानकर उनकी समस्याओं को समझने की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी सही है, एम्प्लॉय सर्वे। प्रोडक्ट का सर्वे नहीं है, हम कर्मचारियों की समस्या को समझना चाह रहे हैं। क्वालिटी की नज़र से प्रोडक्ट की समस्या नहीं समझ रहे हैं अभी। सो ऑप्शन सी भी गलत है। प्रोसेस सर्वे, हमारे प्रोसेस में क्या क्या खामियां हैं उसका सर्वे करने के लिए, वो भी क्वालिटी से संबंधित है। तो ये नीचे के दोनों ऑप्शन भी गलत हैं और ऑप्शन ए भी गलत है। जो सही ऑप्शन है वो है एम्प्लॉयज़ सर्वेज, जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनका सर्वे। क्वेश्चन नंबर 27, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ अ सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। इट इज़ कॉज्ड बाय वेस्ट ऑफ। इसके व्यय, किसका व्यय करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, ये सवाल है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। उत्पादकता की कमी किसी भी समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। यह रिक्त स्थान के अपिष्ट के कारण होती है। किसके वेस्ट के कारण ये होती है प्रोडक्टिविटी कम? पहला ऑप्शन है टाइम। समय का अगर व्यर्थ करेंगे हम तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम ही तो है। कम समय में ज़्यादा काम करना, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। टाइम का व्यय अगर हमने कर दिया, मतलब वेस्ट कर दिया टाइम को, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ख़राब होती है। ये बात सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला ऑप्शन है रिसोर्सेज। किसी भी और संसाधन, जैसे हमारे पास आदमी बहुत हैं लेकिन हम उनको काम ही नहीं दे पा रहे हैं, वो खाली बैठे हैं बेचारे। हो सकता है वो खाली बैठना चाह रहे हों,
या हमारी मशीनें खरीद तो रखी हैं लेकिन वो चल नहीं रही हैं, या तो उनमें रिपेयर मांग रही हैं, वो हमने रिपेयर नहीं करी, कुछ ख़राब पड़ी हुई हैं, और या हमारे पास काम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रही हैं। कोई भी संसाधन हमारा खाली यानी कि आइडल नहीं पड़ा होना चाहिए, हर चीज़ अपने 100% पे काम कर रही हो, तभी तो हम प्रोडक्टिविटी की एक परिकल्पना कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। जो हमने खर्चा करा मशीन अगर वो चल नहीं रही है तो हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया ना। तो ये तीनों आंसर सही हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, क्यों शर्मा क्यों रहे हो, अब बोलो क्या कहा था गुरुजी ने? ऑल ऑफ द अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ कंपनी इज नॉट प्रोडक्टिव इट हैज़ अ डैश इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉयज़ एंड सोसाइटी। जब कोई कंपनी उत्पादक नहीं होती तो उसका उसके कर्मचारियों और समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव, बुरा असर पड़ेगा। जब कंपनी लॉस में चली जाएगी हमारी प्रोडक्टिव ना होने की वजह से, तो हमारा नुकसान होगा ना। नेगेटिव कहते हैं ऋणात्मक, मतलब बुरा असर पड़ेगा उसका। पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कंपनी नुकसान में जा रही है और हमारी मज़े आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूट्रल, कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्टिविटी कम हो या ज़्यादा हो, समाज पर और कर्मचारियों पर कोई असर नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत असर होता है, नहीं भाई, प्रोडक्टिविटी एक गंभीर मुद्दा है जिसको हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए ये आपके कोर्स में है। आपको सिर्फ वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगी। हर टॉपिक को बहुत महत्व देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी कंपनी क्रिएट। अगर कोई गैर जिम्मेदार किसी कंपनी में कर्मचारी है तो क्या होगा? लॉस टू द कंपनी, कंपनी का नुकसान होगा, यस, पहला ऑप्शन सही है। अफेक्ट द एनवायरनमेंट, हाँ, एनवायरनमेंट को भी असर पड़ता है ना। एनवायरनमेंट आप पर्यावरण से ना समझें, वर्क एनवायरनमेंट पे। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है ना। एक को काम करने का मन नहीं है, वो काम चोर है, वो अपने दो साथियों को और कहेगा चल ना यार चाय पी के आते हैं, अरे काम तो होता ही रहता है। तो पूरा वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर ख़राब हो सकती है। तो ऑप्शन बी भी सही है। वेस्ट रिसोर्सेज, इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो वेस्ट होते हैं, टाइम का वेस्टेज होता है। मशीन बंद रहेगी थोड़ी देर तक, जब तक आप चाय पी के आ रहे हैं, वो भी लंच में नहीं, काम के समय के बीच में। और इन्वेस्टमेंट ख़राब हो रहा है, लैंड ख़राब हो रहा है, बिजली ख़राब हो रही है, बल्ब जल रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि आखिरी में ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। मैंने कहा था ना मैं बदला लूँगा। क्वेश्चन नंबर 30, लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम है तो इससे क्या होगा? लो एम्प्लॉयमेंट, यस, नौकरियां कम निकलेंगी। अगर चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, अगर उसमें काम करने वाले पूरी टीम लक्ष्य की ओर पूरी प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर रही है तो उस कंपनी का नुकसान होगा। तो नई जॉब्स कैसे आएंगी? नई जॉब्स तो तब आएंगी जब कंपनी का विस्तार हो रहा होगा, नई मशीनें आ रही होंगी, तो नए लोग चाहिए होंगे उसको काम। अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो नई जॉब्स का सृजन कैसे कर पाएंगे हम? ये बिल्कुल समझने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो दूसरा, पहला आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा है लो इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट होगा ना, हम आगे क्यों खर्चा करेंगे उस कंपनी में जो कंपनी ऑलरेडी घाटे में जा रही है? उसमें और इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश कहाँ है? वो तो पहले ही जितना इन्वेस्टमेंट करा है वही ख़राब जा रहा है हमारा। तो ये आंसर भी सही है। लो सेविंग, बचत, प्रॉफिट, ये सब कम हो जाते हैं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो। लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों? अरे शर्माओ मत यार, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। लो अब ठीक है, चलो अब भूल जाते हैं इन सारी बातों को। एक क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव यार आंसर गलत हो गया तो तुमने तो यार मुझे बिल्कुल शर्मिंदा ही कर दिया। ऐसे थोड़ा ही होता है। 31st क्वेश्चन है, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज़ अ डैश प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है, कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखने और सुधारने के लिए युक्तियाँ, ये तो है टॉपिक का नाम। उत्पादकता को बनाए रखना और सुधारना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये बताना है हमें। क्विक, बहुत जल्दी नहीं भाई साहब, आपकी दक्षता एक दिन में एक लेक्चर सुन के एक सवालों को सॉल्व करके नहीं होगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, एकदम बहुत जल्दी नतीजों पर नहीं पहुँचना है, परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी है। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, और सफलता निश्चित है। निरंतर प्रयास, छोटे छोटे स्टेप, बस हम कल से बेहतर होने हैं, इतना ही काम है मेरा आज का। तो क्विक तो ये नहीं है। टेम्परेरी मतलब होता है अल्पकालिक, जो थोड़े समय के लिए, अस्थायी। अस्थायी नहीं होता। प्रोडक्टिविटी एक बार आपने अपना ली
फिर वो आपके जीवन की शैली बन जाती है और परमानेंट होती है। तो बी ऑप्शन भी गलत है। कंटिन्यूअस, यस, कंटिन्यूअस आंसर सही है। प्रोडक्टिविटी, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना और उसको लगातार बढ़ाते रहना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर प्रोसेस है। ऑप्शन सी सही है। वन टाइम, एक बार कर लो और भूल जाओ, नहीं सर, आपको निरंतर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ता है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, आपको हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट इसलिए मिलता है क्योंकि अब आप पिछले साल से ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं उस कंपनी के लिए। अब आप उस कंपनी में के सारे क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को, प्रोडक्ट को, कस्टमर को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को सब जानते हैं और अब आप बेहतर काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए, इसलिए आपकी सैलरी बढ़ती है। इसलिए नहीं बढ़ती कि महंगाई बढ़ रही है बाद में, उसको तो हम डीए और टीए वगैरह में एडजस्ट कर देते हैं, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता अलग से होता है, लेकिन सैलरी जो बढ़ती है वो आपकी प्रोडक्टिविटी से बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स एंश्योर, कुशल उत्पादकता सुधार तकनीक सुनिश्चित करती हैं। अगर हम बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करने की कोई पॉलिसी, कोई तरीके अपनाते हैं, तो वो किस में सुधार करेगी ये बताना है। इंडिविजुअल ग्रोथ में, हमारी पर्सनल ग्रोथ में करेगी, 100% करेगी ना। अगर हम प्रोडक्टिव हो गए तो हमारी सैलरी डेफिनेटली बढ़ने वाली है, तो ये आंसर सही है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में, हमारे व्यवसाय जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है, उसकी ग्रोथ में 100%। अगर हम प्रोडक्टिव हो गए तो हम ही तो कंपनी हैं, अरे हम ही देश हैं, हम ही कंपनी हैं, हम किसी और के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं। तो बी भी आंसर सही है। नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा नहीं है, पर सी ऑप्शन में लिखा है बोथ एन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ, हमारी जो कंपनी है उसकी भी और हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ दोनों होंगी अगर हम कोई अच्छी पॉलिसी या टेक्निक लागू कर देते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? फाइनेंशियल हो सकती हैं, नॉन फाइनेंशियल हो सकती हैं। मतलब या तो हम आपको कहें कि आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, या हम माहौल ऐसा बनाएं, साफ़ पीने का पानी, अच्छी व्यवस्था, अच्छे लोग, कैंटीन की सुविधा, इस तरह की जब हम सुविधाएं देते हैं, प्रोविडेंट फंड की सुविधा, ईएसआई की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं जब हम देते हैं तो मन करता है यार काम करने को। आपको भी करता है ना? करोगे, एक दिन करोगे। सी ऑप्शन सही है। What are the characteristics of workers who focus on productivity improvement? उत्पादकता सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले श्रमिकों की विशेषताएं क्या होती हैं? टीम वर्क, यस, वो टीम में काम करते हैं, इंडिविजुअल काम नहीं करते। वो एक कॉमन गोल होता है, हमारा एक कॉमन लक्ष्य होता है, हमारी कंपनी का फ़ायदा, उससे भी पहले हमारे ग्राहक का फ़ायदा, क्योंकि ग्राहक खुश तो ही कंपनी का फ़ायदा होगा, और अगर कंपनी का फ़ायदा होगा तो ही हमारा फ़ायदा होगा। ये एक कॉमन गोल है, जो कलेक्टिव गोल आप इसको कह लीजिए, साझा एक लक्ष्य है, तो वो टीम में काम किया जाता है। हम एक दूसरे के पैर नहीं खींचते वहाँ पे। दूसरा है विजन, यस, डायरेक्शन, हमारे पास एक दिशा होनी चाहिए कि आज से 1 साल बाद मैं और मेरी कंपनी कहाँ होने चाह रही है। एक विजन होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, ये बात भी सही है। गोल, लक्ष्य होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं होती हैं उस व्यक्ति की जो प्रोडक्टिव होकर काम कर रहा है। ठीक है, समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो माफ़ कर देता हूँ। 34th क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी इज़ द डैश ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स। उत्पादकता उत्पादन प्रणालियों का डैश है, रिक्त स्थान है। मेजरमेंट, यस, हम मेजर करते हैं किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी को मेज़र करते हैं प्रोडक्टिविटी से। ठीक है, एफिशिएंसी, उसकी दक्षता भी प्रोडक्टिविटी से ही मेजर की जाती है। दोनों आंसर सही हैं। नीचे नन ऑफ द अबव लिखा है, वो आंसर नहीं हो सकता। अब क्या आंसर होगा? सी, बोथ मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी से किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन सिस्टम को मेज़र किया जा सकता है कि कितना कर रहे हैं आप प्रोडक्शन, उत्पादन कितना कर रहे हैं, ये भी मेजर किया जा सकता है, और उसकी दक्षता यानी कि कितने संसाधनों में कितना कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ों को मेजर किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी से। आंसर सी सही है। तो ये मॉड्यूल आपका ख़त्म हुआ। बड़ा मज़ेदार मॉड्यूल था और उम्मीद है आपको उतना ही पसंद आया होगा इन सवालों को सॉल्व होते हुए देखना जितना मुझे खुशी हो रही थी इन सवालों को सॉल्व करने में। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। प्रैक्टिकल्स जिनके हो गए हैं उनके बहुत अच्छे हुए होंगे, डर लगना अब बंद हो गया होगा, और 3 तारीख को जिनके प्रैक्टिकल हैं उनके लिए शुभकामनाएं। आपका भी ये डर 3 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा और इस निडरता के साथ हम फिर तैयार होंगे अपनी
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को देने के लिए, जिसको हम CBT परीक्षाएं कह रहे हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।